लगता है मरीम को आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मरीम ने मैसेज मुझे कर दिया है कि A to Z। सना कहाँ तक जाएंगे? आई थिंक, चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। ये तो A to Z के बाद भी AA BBC का भी ऑप्शन आ रहा है, और ये AL तक आ रहा है मेरे पास, तो अगर मैं अच्छा, सही समझी हूँ तो। ठीक है, आपने अपनी स्क्रीन जूम आउट की हुई होगी तो वो इस वजह से आ रहा होगा। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ आपको। तो ये मेरा जो है वो A O तक आ गया, AF तक आ गया। मैं मज़ीद भी स्क्रीन को जूम आउट कर सकता हूँ वैसे। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली AL तो बहुत पहले की बात है। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, दोबारा जूम इन कर दूँ मैं। टोटल जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 16,384। 16,384 कॉलम्स होते हैं। और ये किस तरह से होते हैं? ये जाते हैं XFD तक। ठीक है, पहले ए की सीरीज चली, ABCDEFG, देन जेड के बाद AAABAC, देन BABBBC, देन वो तीन उस पर चला जाता है, AAAAABAAC। इस तरह से करके वो जाता है XFD तक, जो कि टोटल अगर उसको आप काउंट करने बैठो तो वो बनते हैं 16,384। और रॉस कितनी जाएंगी? रॉस का तो ये सुनने में आता है कि अनलिमिटेड होंगी सर, क्योंकि गिनती तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास नंबर ऑफ रॉज होते हैं वो होते हैं 10,48,576। सही है, ये इसकी फिक्स रेंज है। इससे कम सेल या इससे कम कॉलम मैं नहीं ले सकता अपनी शीट में। भले मैं वर्किंग जो है वो दो कॉलम्स में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कॉलम पूरे 16,384 पूरे कॉलम्स आएंगे। और इसी तरह से अगर मैंने सिर्फ दो रॉज में वर्किंग करी हुई है, लेकिन नीचे की रॉज मेरे पास वैसे ही आएंगी 10,48,576 पूरी काउंटिंग जब तक नहीं होगी उनकी। ठीक है, तो ये किस तरह से चेक करेंगे हम? ये बेसिकली हम चेक करेंगे, जैसे देखो, अगर मैं इस तरह से करके कर्सर लेके जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अभी मैं इतनी देर में यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मुझे एक शॉर्टकट की पता है, आप लोगों को स्क्रीन पे नीचे जो है वो शॉर्टकट की मेंशन होगी। ठीक है, कंट्रोल प्रेस राइट, जो आपकी नेविगेशन की होती हैं, एरो कीज़ जिनको कहते हैं, तो वो कीज़ जो है वो प्रेस करोगे आप मूव करने के लिए सिलेक्शन को एंड में बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ गया लास्ट कॉलम XFD। अब मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट कॉलम में कुछ डेटा लिख दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा आया स्टार्टिंग में, और अगर मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूँ, मतलब मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ इस कॉलम C और कॉलम D के बीच में, तो मैंने कर्सर रखा होम टैब पे, इंसर्ट में जाके मैंने क्लिक किया, तो इसने मुझे एरर दे दिया। क्या कह रहा है? एक मिनट रुको, अब देखो क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कांट इंसर्ट न्यू सेल बिकॉज इट वुड पुश नॉन एम्प्टी सेल्स ऑफ ऑफ द एंड ऑफ द वर्कशीट। ठीक है, these non-empty cells might appear empty but have a blank values, some formatting or a formula. ठीक है, delete enough rows or columns to make room for what you want to insert. ठीक है, उसके हिसाब से अब मेरी शीट में जगह ही नहीं है। वो कह रहा है कि पहले उन डेटा को डिलीट करो, तो फिर जो है वो हम नए कॉलम या नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं। रॉ तो ये अभी इंसर्ट कर देगा, अगर मैं रॉ इंसर्ट करना चाहूँ तो रॉ तो ये इंसर्ट कर देगा बगैर कुछ किए। जैसे कॉलम 1 और कॉलम, ये रॉ और कॉलम के बीच में मुझे एक रॉ चाहिए, तो मैं इसको इंसर्ट करूँगा, तो इसने रॉ तो इंसर्ट कर दी, लेकिन कॉलम इंसर्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट कॉलम में डेटा लिखा हुआ है। ठीक है,
अब मैं इसको रिमूव कर दिया, फिर मैं आया स्टार्टिंग में। अब अगर मैं कॉलम ऐड करना चाहूँ तो कॉलम ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेटा रिमूव हो चुका है वहाँ से। ठीक है, ये इसकी फिक्स लिमिट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही रॉस देख लो, साइड पे नंबर चल रहे हैं, ये लास्ट नंबर देखो क्या आ रहा है, 10,48,576। ठीक है, और कॉलम लास्ट क्या आ रहा है, XFD। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये जो XFD है ये एक्चुअल में 16,384 होते हैं काउंट अगर मैं करूं तो। सना कोई भी वर्जन हो, कम से कम 99 से लेकर और 2021 तक तो मैंने यूज़ किया है, सब में सेम लिमिट है। ठीक है, किसी में चेंज नहीं है। उससे पहले का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऑफिस 99 से लेके और 2021 तक, मैं अभी रिसेंटली मैं 2021 चला रहा हूँ, सब में सेम है। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे कैसे पता चला 16,384 कॉलम होते हैं इसमें। तो देखो हमने देखा था अभी एक नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में क्या है, ये हमको हमारी एक्टिव जो भी सिलेक्शन होती है उसका नाम या उसका एड्रेस देता है, उसका रेफरेंस देता है बेसिकली। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सेल सेलेक्ट करूँगा तो इसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये रेफरेंस किस तरह से क्रिएट कर रहा है, ये कॉलम की हेडिंग ले रहा है और रो की हेडिंग ले रहा है और उस सेल का एक एड्रेस बना के मुझे दे देता है। सेल समझ में आया क्या हुआ, जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। वर्ड में हमने टेबल पढ़ा है, टेबल में सेल्स होते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी ये सेल्स आ रहे हैं हमारे, तो रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसने मुझे इसका रेफरेंस बना के दे दिया E4। ठीक है, अच्छा दोनों हेडिंग्स के बीच में एक छोटा सा ये ट्राइंगल आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये मेरी पूरी शीट सेलेक्ट कर लेगा, जितने रॉज और जितने कॉलम्स हैं ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करके रखना है। और ऊपर आप देखो अगर नेम बॉक्स में, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 10,48,576 आर। आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रॉज को, और 16,384 सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, तो कितने कॉलम्स और कितनी रॉज हो गए मेरे पास, वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ऐसे ही जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, अब ये चीज़ मैं यहाँ पे जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने एक्टिव जूम जो है अपने माउस कर्सर को रखा हुआ है। तो आप लोग अपने पीसी पे ट्राई करके देख लेना, जब भी आप कोई सिलेक्शन करोगे तो जितनी रॉज और जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए हुए होंगे ना, वो रॉज, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम वहाँ पे मेंशन शो कर रहा होगा कि कितनी रॉज और कितने कॉलम्स है। क्लिक करके रखना तब तक, जैसे क्लिक छोड़ोगे वो यहाँ पे एक सिलेक्शन में आपकी ब्लैंक सेल आता है, उसका एड्रेस शो कर देगा। जैसे हमारे केस में अभी B1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा वर्ड से थोड़ी सी सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे वर्ड या कोई भी आप दूसरा सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें जब वर्किंग कर रहे होते हो तो सिलेक्शन जो है, जब भी आप सिलेक्शन करते हो सिलेक्शन इस तरह से हाईलाइट होती है। ठीक है, बट एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में क्या होता है, जब भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, एक्सेल में एक तो हम टेक्स्ट पे वर्क नहीं कर रहे, हम सेल पे वर्क कर रहे हैं। तो सेल जो है वो हमारा इस तरह से ग्रीन बॉर्डर के साथ वो शो करता है कि ये डेटा आपका सिलेक्ट है। एक सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो एक सेल पे आ रहा है, मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर लूँगा मैं तो मल्टीपल सेल पे आ जाएगा। सिलेक्शन मेरी कॉलम वाइज भी हो सकती है, रॉ वाइज भी हो सकती है। ये जो ग्रीन बॉर्डर आ रहा है इसके अंदर का जो डेटा है मेरा वो सिलेक्शन है। ठीक है, वर्ड पे देख लो, तो ये वर्ड पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेन किया हुआ है उसको, तो ये ज़्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ गया कि ये ग्रीन कलर का जो बॉर्डर आ रहा है यह आपकी एक्टिव सिलेक्शन है। इसके अंदर ये जो ब्लैंक सेल है ये भी आपकी एक्टिव सिलेक्शन है, सही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, एक सेल खाली यहाँ पे भी हमको शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ लिखूँ इसमें तो वो सिर्फ उसी सेल में आ गया। और एक जो है वो एक्सेल को यूज़ किया गया है, बनाया गया है काम को आसान करने के लिए, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, वर्किंग को आसान करने के लिए।
तो देखो मैंने एक सेल में कुछ भी डेटा लिखा और वो सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ इसको। ना सिर्फ ये, मैं इस एक्टिव सिलेक्शन को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा डेटा सिर्फ उसी जो एक्टिव सिलेक्शन आ रही है वो उसी में मूव कर रहा है, एक्टिव सिलेक्शन के अंदर ही मेरा कर्सर एक्चुअल में मूव कर रहा है। ये एक्टिव सेल है और ये पूरी एक्टिव सिलेक्शन है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस सेल का रेफरेंस मुझे शो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये सेल भी मेरा एक्टिव आ रहा है, ठीक है। नेम बॉक्स में देखो G10 शो कर रहा है और G10 इस सेल का सेल रेफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्टिव सिलेक्शन। एक्टिव सिलेक्शन के बिल्कुल कॉर्नर पे एक छोटा सा इस तरह का स्क्वायर बना हुआ दिखेगा आप लोगों को। पता नहीं आप लोग, नहीं अभी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, अब आएगा, ठीक है। ग्रीन कलर का एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। ये बेसिकली क्या है, ये है आपका फिल हैंडल। डेटा को फिल करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एक्सेल सिर्फ दो वजह से फेमस हुआ। पहला रीज़न था इसमें सेल रेफरेंसेस, जो सेल एड्रेसेस हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न था इसमें फिल हैंडल। ये दोनों चीज़ें बहुत काम की हैं। अभी जब हम शीट पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा किस तरह से नेविगेट करना है एक्सेल को वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कर्सर टाइप्स हैं, ठीक है। एक है आपका सिलेक्शन कर्सर, एक है आपका क्रॉस हेयर कर्सर और एक होता है आपका मूव कर्सर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल की शीट के ऊपर कर्सर लेकर आते हो, अब मुझे पता नहीं स्क्रीन पर आप लोगों को कर्सर नज़र आ रहा है मेरी या नहीं आ रहा, बट आप अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हो। ये जो आपका कर्सर अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये कर्सर है आपका सिलेक्शन कर्सर। इससे हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे सेल में डेटा मौजूद है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 मेरा बिल्कुल इस साइड पे आ रहा है और मुझे ये सिलेक्ट करना है, सेल सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक बिल्कुल पॉइंट पे, बिल्कुल कॉर्नर पे उसके रख के क्लिक नहीं करूँगा। मैं इस सेल में कहीं पे भी रख के क्लिक कर दूंगा, मेरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है काम कर रहे होते हैं और जैसे उनको बोला यार ये 1 सिलेक्ट करो, तो वो यहाँ पर आएंगे, यूं कर्सर रख के फिर क्लिक करेंगे बिल्कुल एज पे, ठीक है। तो आपने एज पे नहीं रखना, सेल के कहीं पे भी बीच में जहाँ पे इजीली आप उसको सिलेक्ट कर सको वहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लो। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये, जब भी आपका सिलेक्शन कर्सर, सिलेक्शन जो आपकी आ रही है, ग्रीन कलर का जो बॉर्डर आ रहा है इस पे आएगा, तो ये कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मूव कर्सर में। पूरे ग्रीन बॉर्डर पे मैं कहीं पे भी रखूं, सिर्फ फिल हैंडल छोड़ के, ये ग्रीन डॉट छोड़ के कहीं पे भी रखूं, तो ये चेंज हो जाएगा मूव कर्सर में। अभी देखो इस सेल का रेफरेंस आ रहा है मेरे पास G4, यह सेल एड्रेस आ रहा है G4, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही मैंने मूव कर्सर में इसको चेंज किया, अब मैं इसको क्लिक करके कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। क्लिक रिलीज करूँगा तो ये इसने अपना सेल चेंज कर लिया। अब जो इसका सेल रेफरेंस आ रहा है वो आ रहा है C7, ठीक है। मैं मल्टीपल डेटास पे भी वर्क कर सकता हूँ एक साथ और इसको मूव करके लेके जा सकता हूँ कहीं और, किसी और कॉलम में। जैसे C कॉलम से स्टार्ट हो रहा था और मैंने G कॉलम में लाके इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी वर्किंग आप कर सकते हो। ये मूव कर्सर है। फिल हैंडल का काम कैसा होता है, फिल हैंडल का काम हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो अभी पूछ ले, वरना फिर हम जो है वो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये डेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बेसिक काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कोई भी जब शीट बना रहे होते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा नीड होती है सीरियल नंबर की, ठीक है। चाहे वो हम कोई मार्कशीट का डेटा बना रहे हो, उसमें हमें रोल नंबर लेने होते हैं,
एम्प्लॉय शीट का डेटा बना रहे हो उसमें एम्प्लॉय आईडी आती है, और कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसमें सीरियल नंबर लाजमी आपको अपनी शीट में मेंशन करना होता है, ठीक है। तो सीरियल नंबर नॉर्मली किस तरह से लिखे जाते हैं पहले वो देख लो। 1 लिखा, इंटर प्रेस किया, 2 लिखा, इंटर प्रेस किया, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, इस तरह से हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल और ज़्यादा समझ में आता है वो क्या करते हैं, वो 1 लिखते हैं और फिर उसके नीचे जाते हैं, कर्सर रखते हैं, इज इक्वल्स टू ये वाला सेल रेफरेंस प्लस 1 कर दो, इंक्रीमेंट लगा दिया उन्होंने, वो इस तरह से फिर ऐसे ही प्लस 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 इस तरह से करके कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ये भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, जो भी रेफरेंस, जो भी लिस्ट आपको चाहिए, उस लिस्ट के, उस सीरीज़ के स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ 2 अलग अलग सेल्स में लिख लो। कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम वाइज लिख लो, रो वाइज चाहिए तो रो वाइज लिख लो, सही है। अगर मैंने देखो कॉलम वाइज लिखा है 1 और 2, फर्स्ट रो में 1 लिखा, सेकंड रो में मैंने 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन मेरी अभी देखो दोनों पे आ रही है। ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है इसके अंदर मेरा डेटा आना चाहिए, बस ये हाईलाइट है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ग्रीन कलर के बॉर्डर के अंदर आ रहा है, सही है, सिलेक्टेड डेटा। फिल हैंडल के ऊपर कर्सर लेकर आया मैं तो देखो क्रॉस हेयर कर्सर में चेंज हो गया। इस ग्रीन बॉर्डर पे कहीं पे भी लगता हूँ मैं मूव कर्सर में चेंज हो जाता है, बट मैंने फिल हैंडल पे रखा तो ये क्रॉस हेयर में चेंज हो गया। अब मैंने इसको क्लिक करना है और क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है। बिल्कुल माउस के ऊपर देखो एक छोटा सा 8 आपको नजर आ रहा होगा, ये जो जूम्ड स्क्रीन आ रही है डिस्प्ले पे कुछ इस जगह पे, यहाँ पे देखो मेरे बिल्कुल लेवल पे, इसके जहाँ पे कर्सर आ रहा है उसके बिल्कुल ऊपर एक 8 लिखा हुआ आ रहा है, सही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं क्लिक रिलीज़ करूँगा, अभी तक मैंने क्लिक रिलीज़ नहीं किया, जैसे ही मैं क्लिक रिलीज़ करूँगा ये ऑटोमेटिकली सीरीज़ मेरी 8 तक की आ गई, ठीक है। फिर से देखो ज़्यादा का डेटा चाहिए, ज़्यादा उसको ड्रैग करके ले जाओ, हमारे पास बहुत जगह है नीचे, हम लेके जा सकते हैं उसको। अभी देखो मैंने इतनी सी देर में माउस अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा सकूं तो ये 324 तक की सिलेक्शन हो गई है मेरी, और मैंने क्लिक रिलीज़ करना है और 324 तक का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। फ़िलहाल मैं इतने डेटा नहीं ले रहा, मैं इसको वही 8 पे ले लेता हूँ, 10 पे ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ जो है वो 1 2 3 की ही सीरीज़ हो, आप ऑड या इवन नंबर की भी सीरीज़ ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑड नंबर की लेनी है, ऑड नंबर में क्या आती है वैल्यूज़, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ 1 एंड 3, सही है। 1 और 3 लिखा मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है, सिलेक्शन मेरी सही है, क्लिक किया और इसको नीचे ले गया, ये 19 तक ऑड नंबर आ गए। ऐसी इवन नंबर चाहिए। अच्छा, ये जो ऊपर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ सीरियल नंबर ऑड इवन, ये मेरे सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे सिस्टम के हिसाब से ये चाइनीज़ है। जैसे मैं चाइनीज़ में अगर कुछ लिखूँ और आपको बोलूँ ये पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, तो आप नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही सिस्टम भी ये वर्ड्स नहीं पढ़ सकता कि मैंने क्या लिखा है, अनलेस मैं इसको इसके डिक्शनरी में, इसकी डायरेक्टरीज में डिफ़ाइन कर दूं कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। वो हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे भी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वर्ड है सम, ठीक है, ये मैंने लिखा तो उसको पता है सॉफ्टवेयर को मेरे कि इसका क्या मतलब है, मुझे क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली इवन लिखूं, अच्छा इज इक्वल्स टू लगा के अगर इवन लिखूंगा ना, तो इसको पता है कि इसका क्या मतलब है, क्या करना है। लेकिन मैंने इज इक्वल्स टू नहीं लगाया, सिर्फ इवन लिखा है, तो सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि अब क्या करना है, ठीक है। तो इवन सीरीज ले लेते हैं 2 4 और इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है और आपके सेल रेफरेंसेस का फीचर है, इसकी वजह से एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सही है। हालांकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल से पहले भी चल रहे थे,
लेकिन एक्सेल सिर्फ और सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये तो हमने अप्लाई किया नंबर्स पे सीरीज। अच्छा, किसी नंबर के मल्टीपल्स भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे मुश्किल टेबल मुझे लगता है 9 का, सही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18। किसी भी टेबल के दो वैल्यूज़ तो हमको याद हो सकती है ना, नहीं तो हम उंगली पे गिन के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ चाहिए। दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर दिया, और ये मेरे पास 9 का टेबल आ गया अप टू 90। उससे आगे भी मैं सीरीज़ लेके जा सकता हूँ, मुझे सिर्फ ड्रैग करना है उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो भी काम हमने किया था, यहाँ तक हमने काम किया नंबर्स पे। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपने यहाँ पे मंथ का नाम लिखना है, वो जिस तरह से लिखोगे, आप पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इसको ड्रैग करो। इसमें दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वैल्यू को डायरेक्ट मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरे पास पूरा सीक्वेंस आ गया। अच्छा, ना सिर्फ ये कि मेरा मंथ जो है मुझे फर्स्ट में जनवरी ही लिखना है, मैं किसी भी मंथ से स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नवंबर से, ठीक है, नवंबर लिखा। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो उसको स्पेलिंग को पूरा लिखा है और इसको ड्रैग कर दिया तो इसने पूरी सीरीज दे दी मुझे, ठीक है। यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मल्टीपल्स, इनमें दो दफ़ा लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि देखो इसको नहीं पता सॉफ्टवेयर को कि ये SNO क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को सिर्फ ये पता है कि 1 लिखा है और उसके बाद 2 लिखा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कितना गैप है, नेक्स्ट वैल्यू उतने गैप से मैं दे दूंगा, ठीक है। इसी तरह से देखो सीरियल नंबर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑड नंबर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार मैं सिर्फ 1 लिख के इसको ड्रैग करूँ तो वो सब में 1 1 1 1 दे देगा, ठीक है। लेकिन इसका भी, क्योंकि सीरियल नंबर मोस्ट कॉमन चीज़ है जो आपको चाहिए होती है, तो आप क्या करो, कंट्रोल प्रेस करके फिर इसको ड्रैग करो। कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करोगे तो वो एक वैल्यू पे सीरीज दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सीरीज के लिए अप्लाई होगा, ये मल्टीपल्स या ऑड नंबर या इवन नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगा। फिर उसमें वो उल्टा काम कर देगा, सब जगह सेम दे देगा डेटा आपको, ठीक है। अच्छा, मंथ्स के बाद बारी आ जाती है डेज की। हम डेज भी ले सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये भी सीरीज इसी तरह से काम करेगी, ठीक है। कैपिटल में लिखोगे कैपिटल में आ जाएगा, फुल लिखोगे फुल आ जाएगा, स्मॉल में लिखोगे स्मॉल में आ जाएगा। जिस तरह से आप टाइप करोगे उस तरह से आ जाएगा। ये जो लिस्ट है नेम्स की और मंथ्स की और डेज की, ये लिस्ट एक्सेल में सेव हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से सेव करना है। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इसके फंक्शंस। देखो एक्सेल में जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, जो फॉर्मूला की बात हम करते हैं, तो दो तरह से हम काम करते हैं। एक काम करते हैं हम फॉर्मूला से, एक काम करते हैं हम फंक्शन से, ठीक है। फॉर्मूला में हमारे पास बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये आ जाते हैं, और ग्रेटर देन लेस देन ये ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन में हमारे पास वर्ड्स होते हैं, उनके मेथड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम, ये एक फंक्शन है जो मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, उसी तरह से आप लिखोगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सम, लेकिन मैं इसके आगे डायरेक्ट कोई वैल्यू लिख दूँ तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही है। उसके लिए मैंने क्या करना है, पहले इसका ब्रैकेट ओपन करना है, अब इसका सिंटैक्स आएगा वो फॉलो करना है, देन ये मुझे रिजल्ट देगा जो वो रिजल्ट की मैं इससे उम्मीद कर रहा हूँ, अदरवाइज ये मुझे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू लगाया और जो भी वैल्यू आपने लिखनी है
वो वैल्यू लिखी, जो भी ऑपरेशंस आपने इस्तेमाल करने हैं वो ऑपरेशन लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो वो रिज़ल्ट आपको दे देगा। ठीक है, फॉर्मूला में एक से ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कंपाउंड, एक कंपाउंड फंक्शन कहते हैं उसको हम टेक्निकल टर्म में, वो भी बनाया जा सकता है कि भाई सम कर लो फिर जो है वो कंडीशन लगा दो कोई, तो वो इस तरह से करके भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, कैलकुलेशन का तरीका बड़ा सिंपल है, जैसे हमने 9 मैट्रिक या उससे पहले पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में वर्क करते हो ना आप, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए लास्ट में आके इज इक्वल्स टू प्रेस कराते हो तो वो राइट हैंड साइड पे रिजल्ट दे देता है। ठीक है, एक्सेल में उल्टा है। एक्सेल में क्या है, आप पहले राइट हैंड साइड पे उसको कैलकुलेशन बताते हो कि भाई ये काम करना है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट देता है आपके। इसलिए आपने पहले इज इक्वल्स टू लगाना है लाजमी, कोई भी कैलकुलेशन जब कर रहे हो तब। ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला चक्कर, ये सिर्फ आपको मेरे पास से मिलेगी बात, जो एक्चुअल में है ये चीज़। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अभी हमने करना है एडिशन। एडिशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को, ये टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, इनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू 56 प्लस 85 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 96 प्लस 45। ठीक है, ये मैंने इसका एंटर किया, इसका आंसर आ गया 363। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया। अब मैंने दोबारा से कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ से 56 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 36 प्लस 96 प्लस 45। इसका रिजल्ट क्या आया मेरे पास, 345। इसका मतलब या तो कैलकुलेटर गलत है या एक्सेल गलत है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट मैच नहीं हो रहा। बेसिकली ये क्या है, ये है एक ह्यूमन एरर। सही है। अच्छा, कैलकुलेटर पे मेरे हिस्ट्री ऑन हुई हुई है, तो अगर आप लोग हिस्ट्री देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये क्या लिखा हुआ है 69, बट मेरी उसमें वैल्यूज़ में 96 है, 69 तो है ही नहीं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 85, चलो 85 तो हैगा। 56 प्लस 85 प्लस 54, अब 54 तो नहीं है 45 है, तो ये ह्यूमन एरर है, ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि या तो आपका कैलकुलेटर ख़राब है या आपका जो है वो एक्सेल ख़राब है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसको ह्यूमन एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कभी भी कैलकुलेशन में मैनुअल वैल्यूज़, मतलब ज़्यादातर मैनुअल वैल्यूज़ को हम अवॉइड करते हैं कि हम खुद से ना लिखें 56। अगर हमारे पास किसी सेल में 56 लिखा हुआ है तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिर्फ मैंने जाके उस सेल पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई मेरी, मैंने प्लस लगाया, दूसरे सेल पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, प्लस लगाया, तीसरे सेल पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, चौथे पे क्लिक किया, पांचवे पे क्लिक किया, छठे पे क्लिक किया, लास्ट में आके एंटर प्रेस किया, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब ये क्या है, ये डायनामिक है। डायनामिक से मुराद क्या है, यहाँ पे अगर मैं आके 85 की जगह कोई और वैल्यू लिखता हूँ ना, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा नीचे मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मुझे बार बार जाके अपना टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेल एड्रेसेस यूज़ किए हुए हैं, मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई कि हम सेल एड्रेसेस क्यों यूज़ करते हैं। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है, जस्ट रेज योर हैंड, देन आई विल वेट। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, मिसाल के तौर पे भाई मुझे एक शीट मिली जिसमें कुछ जो है वो तकरीबन 10,000 के करीब वैल्यूज़ थी।
और जो मेरा बॉस है उसने कहा 10 मिनट में ये वैल्यू का सम करके मुझे ला के दे दो, ये वैल्यू ऐड करके मुझे ला के दे दो कि क्या टोटल अमाउंट बन रहा है। अब 10,000 वैल्यूज़, उन सबको ऐड करूँ मैं एक एक पे क्लिक करके तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 मिनट से तो ज़्यादा ही लगेंगे एक वैल्यू को सिलेक्ट करने में। अगर मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में मैं 2 वैल्यूज़ को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 वैल्यूज़ के हिसाब से लगा लो 10,000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हो गया 5,000। फिर इसको करो 5,000 डिवाइडेड बाय 60, 83 मिनट्स लगेंगे मुझे। और मुझे कितने मिनट्स का जो है वो टाइम मिला है, 10 मिनट का। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं रेंज। देखो जब हम बचपन में काम करते थे, बिल्कुल इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 2, 3 या 1 की, तो हमें जो है वो जो होमवर्क मिलता था वो कुछ इस तरह से होता था। ए, सही है, टू जेड, जैसे अभी मरियम ने भी लिखा था A to Z आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह से होता था। अब इसका क्या मतलब है कि A to Z मतलब A से लेके Z तक, BCDEFGHIJK सब इसी में आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब नंबर्स की बात करते थे हम, तो नंबर्स होता था 1 डैश या 1 to 10 फॉर एग्जाम्पल, या 1 to 100, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस 2 में, बाकी के सारे नंबर्स 2 के बीच में आ गए। तो इसी तरह से हम एक्सेल में भी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। रेंज का हमारा जो ऑपरेटर होता है इसमें, वो होता है कॉलन, 2 डॉट जो ऊपर नीचे होते हैं, कॉलन सिंबल, ये आपका रेंज ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 रेफरेंसेस के बीच में हम रेंज बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पे A1 से लेके G5 तक, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की सिलेक्शन आ जाएगी A1 से G5, ठीक है। तो बेसिकली यही काम अगर हम एक फंक्शन से करें, ठीक है। अच्छा, बीच में मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया, ये मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा। अभी वापस आ जाते हैं फंक्शन पे। तो हमें ये एडिशन का काम हमारे लिए आसान करने के लिए हमें एक फंक्शन बना के दे दिया प्रोग्रामर्स ने इसमें, जिसे हम कहते हैं सम। कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो हम स्टार्टिंग में इज इक्वल्स टू लाजमी लगाएंगे। फंक्शन का एक अपना नाम होता है, एक उसकी पहचान होती है, जिससे सिस्टम को पता चलता है कि क्या काम परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये मैंने जैसी सम लिखा तो यहाँ पे कुछ और लिस्ट भी आ रही है, जैसे सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम स्क्यू, सही है। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास, काफ़ी सारे फंक्शंस इसमें अवेलेबल हैं सम से रिलेटेड, ठीक है। फिर ये जो सिलेक्टेड फंक्शन है अभी जो सम का, ये क्या काम करता है वो बता रहा है। एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स, क्या करता है, आपकी जो सेल रेंज होती है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं सबको ऐड कर देगा। इसको कंफर्म करने के लिए, इसका सिंटैक्स एक्टिव करने के लिए मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ पे देखो सम ब्रैकेट ओपन, और उसके आगे उसका वो लिखा हुआ आ गया सिंटैक्स के किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, पहले मैंने नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगा हुआ है, मैंने कॉमा लगाया। नंबर 2 हाईलाइट हो गया, मैंने नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर मैंने कॉमा लगाया, नंबर 3 हाईलाइट हो गया। लेकिन ये काम हम उस वक्त करेंगे जब हमारी वैल्यूज सारी अलग अलग जगहों पे हों। जैसे मिसाल के तौर पे एक वैल्यू इधर मौजूद है, एक वैल्यू इधर मौजूद है, एक इधर मौजूद है, एक इधर मौजूद है, तो हम ये काम करेंगे। लेकिन अगर हमारी वैल्यूज सारी जो भी हमने ऐड करनी है वो रॉ वाइज सीक्वेंस में आ रही हैं या कॉलम वाइज सीक्वेंस में आ रही हैं, तो हम सिंपल फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, अपना रेंज ऑपरेटर लगाएंगे, सही है, कॉलन साइन मैंने लगाया और जाके लास्ट सेल को क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हुआ, जितनी उस रेंज में वैल्यूज थी वो सारी सिलेक्ट हो गई, ठीक है।
कॉलन साइन में ये सारी वैल्यूज़ आ गई 665, और ये भी डायनेमिकली वर्क करेगा। अगर मैं कोई वैल्यू चेंज कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मेरा चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि टास्क, ठीक है, टास्क बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने क्या करना है कि एक फॉर्मूला खुद से बना के, और काम ये करना है कि मुझे यहाँ पे चाहिए सब्ट्रैक्ट, ये 3 मेरी अर्निंग्स हैं और ये 3 मेरे एक्सपेंसेस हैं। इस एक सेल में मुझे रिजल्ट चाहिए, सही है। मिसाल के तौर पे पहले दिन मुझे ईदी मिली ये, दूसरे दिन ईदी मिली ये, तीसरे दिन ईदी मिली ये। पहले दिन का खर्चा मेरा ये था, दूसरे दिन का खर्चा ये था, तीसरे दिन का खर्चा ये था। तो 3 दिन के बाद, मतलब ईद के 3 दिन के बाद मेरे पास कितनी ईदी बची वो मुझे इस सेल में चाहिए। माइनस में गया, माइनस में रिज़ल्ट आ जाए कोई मसला नहीं है, पॉजिटिव में रिज़ल्ट आ जाए कोई मसला नहीं है। रिज़ल्ट एक्यूरेट आना चाहिए एक चीज़, दूसरा डायनेमिक आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर दूँ, मतलब मिसाल के तौर पे पहले दिन मैंने 56 रुपये मेरी अर्निंग थी और 32 मैंने खर्च कर दिए, तो मेरे रिज़ल्ट पे वो इफ़ेक्ट आना चाहिए। और अगर मैंने पहले दिन 56 अर्निंग थी और 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो वो भी मेरे रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट आना चाहिए। कोई भी वैल्यू अर्निंग में या एक्सपेंस में मैं चेंज करूँ तो मेरा रिज़ल्ट चेंज होना चाहिए। फंक्शन सब्ट्रैक्ट का नहीं है, फॉर्मूला आपने खुद से बनाना है। तो अब वो किस तरह से बनाओगे, थोड़ी बहुत मैथ सभी को आती होगी, प्लस माइनस करना आता होगा। अगर यही सवाल, मैं थोड़ी वैल्यूज़ इजी कर देता हूँ, 500, 200, 100, 60, 420, ठीक है। तो अब शायद आप लोगों में से सभी मुझे, मैं अगर ज़बानी पूछूं तो ज़बानी सब इसका आंसर मुझे दे सको, ठीक है। मुझे 100% शोरूम है कि ये जो 3 लोग अभी इस वक्त क्लास में बैठे हुए हैं, ये तीनों के तीनों मुझे इसका ज़बानी आंसर मुझे अभी फ़ौरन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेल पे किस तरह से ये चीज़ होगी कि अगर मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूँ तो रिज़ल्ट मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने करना है खुद से दिमाग लगा के कि वो काम किस तरह से होगा, ठीक है। तो वो चलाओ ज़रा दिमाग। बेसिक चीज़ मैंने बता दी कि फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन पढ़ा है सम का, और फॉर्मूला के थ्रू, एडिशन के थ्रू नंबर्स की वैल्यूज़ को ऐड किया है। मतलब दोनों चीज़ें, दोनों हमने एडिशन ही पढ़े हैं, लेकिन एक फंक्शन से पढ़ा है, एक फॉर्मूले से पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो। अच्छा, कुछ छोटे छोटे 2-3 फंक्शंस और हैं, वो भी मैं जल्दी बता देता हूँ कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये जो रेंज है मेरी, मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये जो रेंज मेरे पास नज़र आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को इस तरफ कर दूँ ताकि प्रॉपर नज़र आए आप लोगों को। ये जो रेंज मेरे पास नज़र आ रही है 256, 65, 45, 36, 96, 45, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जल्दी से मैसेज करके बताओ कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू। 96, ठीक है। लेकिन ये 96 अब तक सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सही है, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल स्क्रीन पे एक साथ आपको सारी वैल्यूज़ नज़र आ गई, तो आपने बता दिया जल्दी से। लेकिन अगर सोचो आपको ये स्क्रॉल करके जाना होता काफ़ी नीचे तक,
सही है, हज़ारों में वैल्यूज़ होती, और उसमें से सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू आपसे कोई पूछ लेता तो आप तो एक एक वैल्यू करके देखते रहते, हिसाब लगाते रहते। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन होता है मैक्स का, मैक्सिमम। क्या करता है ये, जब भी किसी फंक्शन का नाम आप कॉल करोगे वो बताएगा कि ये फंक्शन क्या काम करता है। सही है, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज इन टेक्स्ट। लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट क्या होते हैं, टेक्स्ट तो हमने देख लिया, मिसाल के तौर पे ये जैसे लिखा हुआ मंडे ट्यूसडे, ये टेक्स्ट है। सही है, लॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, बट सेट ऑफ वैल्यूज में से ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपको शो कर देगा। ब्रैकेट ओपन किया, इसमें भी उसी तरह का मेथड आ रहा है, इसमें भी उसी तरह का मेथड आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट सिलेक्शन कर लो। इंटर प्रेस करो ब्रैकेट क्लोज करके, कि सबसे बड़ी वैल्यू इसने दे दी। ये भी डायनामिक है, अगर 96 की जगह मैं कोई और बड़ी वैल्यू लिख दूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 128, तो 128 आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 128.1, तो 128.1 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो गई है। सही है, ऐसे ही मिनिमम वैल्यू MIN, जैसे कीबोर्ड नॉब होता है, वॉल्यूम नॉब होता है ना, मिन मैक्स, उसी तरह से जो है वो ये है, मिनिमम में सबसे छोटी वैल्यू दिखाएगा और मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू दिखाएगा। रेंज आपने सिलेक्ट करी, इंटर किया, और ये 36 आ गया। सही है, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे छोटी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा मैं, देखो अभी 36 सबसे छोटी वैल्यू आ रही है ना, मैंने इसको कर दिया 38। सही है, 38 कर दिया। 38 वैसे तो 36 से बड़ी है, लेकिन अभी इस पूरी रेंज में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 38 है, क्योंकि 36 मैंने रिमूव कर दिया इस रेंज में से। ठीक है, आगे बात समझ में किस तरह से ये डायनामिकली वर्क करेगा। जो भी उस वक्त जब आपने एंटर प्रेस किया है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो वैल्यू ये शो कर देगा। ठीक है, कॉलम नहीं लगानी, डायरेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। आप देखो, ये यहाँ पे इसकी सिलेक्शन मैंने एक्टिव करी, आप इसकी सिलेक्शन देख लो, यहाँ पे कॉलन लग गया है ऑटोमेटिकली। जब भी आप सेल को सिलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कोई भी फंक्शन लिखा ना, फॉर एग्जांपल मिन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं जैसे ही सिलेक्शन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉलन साइन लगा देगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करूँगा तो वो कॉलन साइन हटा भी देगा। ठीक है, ये खुद सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपने सिलेक्शन करी है या आपने सिर्फ सिंगल सेल सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब आप चाहो तो मैनुअली उसको, अच्छा मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सेल सिलेक्ट करूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये सेल का रेफरेंस है L3, तो मैं ये L3 मैनुअली टाइप भी कर सकता हूं, L3 कॉलन, और इस सेल का सेल एड्रेस है 8, L8, तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ गई। मैंने टाइप करके भी मैं जो है वो सेल रेफरेंस काम कर सकता हूँ, और मैं जो है वो कॉलन साइन लगा के भी मतलब इंडिविजुअल माउस से भी सिलेक्ट करके काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर हम लोग कुछ और फंक्शंस हैं वो देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल से मतलब मेरा नेक्स्ट क्लास होता है, परेशान मत हुआ करो। सही है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फिर कुछ और फंक्शंस है वो देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे मार्कशीट। ठीक है, थोड़े से हम इसमें एडवांस एक्सेल के भी फंक्शंस देखेंगे कि पिवट टेबल किस तरह से यूज़ करना है, या अपने ख़ुद के फंक्शंस किस तरह से आप डेवलप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, जैसे एक काम है जो बहुत मैं फ्रीक्वेंटली करता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो इस तरह का एक फ़ंक्शन का नाम आ जाए
जैसे सम लिख रहा हूँ मैं, या जैसे मैं कोई और फंक्शन लिख रहा हूँ, वो आ जाए और उसमें मैं वैल्यूज़ बता दूँ तो वो ऑटोमेटिकली काम कर ले खुद ही, मुझे करने की ज़रूरत ना पड़े हर दफ़ा वही कैलकुलेशन। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमारा जो फॉर्मूला होते हैं वो काफ़ी लेंदी भी हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उसमें। जैसे मार्कशीट में एक कैलकुलेशन है जो हम करेंगे, उसका फॉर्मूला काफ़ी लेंदी होगा ग्रेड्स की। तो वो चीज़ जो है वो मैं खुद से अगर बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनेगा, तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस मतलब आने वाली क्लासेस में, अभी फ़ौरन नहीं, फ़ौरन तो हम लोग जो है वो कुछ और फंक्शंस और मार्कशीट किस तरह से बनेगी वो देखेंगे। ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हो। प्रैक्टिस लाजमी करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो क्लास ड्रॉप हो गई।